रशिया अभी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सिक्स जनरेशन फाइटर जेट को बना रही है और इनमें से किसी एक प्रोजेक्ट में वो किसी फॉरेन कंट्री के साथ मिलकर जॉइंट डेवलपमेंट भी करने वाले हैं। HAL की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की हॉट और हाई अल्टीट्यूड टेस्ट को अभी क्लियर कर लिया गया है। पहली बार भारत और चाइना के ब्रिगेडियर लेवल में बातचीत के दौरान आपस में हेटेड आर्गुमेंट को एक्सचेंज किए गए हैं। सिर्फ लद्दाख में नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में भी अभी पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से 40 किलोमीटर तक अंदर घुसने की कोशिश किया गया था और इंटेलिजेंस सोर्सेस के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना की तरफ से अभी कुछ बहुत ही अनयूजुअल एक्टिविटी स्पॉट किया गया है। चाइना की तरफ से अभी अपनी दूसरी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को तैयार किया जा रहा है, जो कि चाइना के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट की F-35 को टक्कर देने वाली है। और अंत में क्या भारतीयों को अभी पांगोंग लेक जाने के लिए वीजा लेने की जरूरत पड़ने वाली है? ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट 6th जनरेशन की फाइटर जेट को लेके है। मीडिया रिपोर्ट से पता लगा है कि रशिया अभी एक 6th जनरेशन की फाइटर जेट को डेवलप करने को लेकर विचार कर रहा है और इसके लिए सुखोई और मिग कॉर्पोरेशन की तरफ से जॉइंटली काम करने का फैसला किया गया है। इसके बारे में बताते हुए रशिया की रोस्टेक एविएशन कॉम्प्लेक्स की इंडस्ट्रियल डायरेक्टर अनातोली सरदकोव ने बताया कि रशिया अभी टोटल 3 6th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें से पहले से ही 2 प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है और इनमें से एक MiG-41 है जो कि एक हेवीवेट क्लास का इंटरसेप्टर टाइप का फाइटर होने वाला है और एक Su-57 का बेहतर वेरिएंट होने वाला है। साथ ही अभी मिग कॉर्पोरेशन और सुखोई की तरफ से एक और नई 6th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है और इसके लिए किसी फॉरेन कंट्री के साथ रशिया जॉइंट पार्टनरशिप भी करने वाला है। अभी रशिया के पास कोई भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट मौजूद नहीं है और रशियन एयरफोर्स की बात करें तो रशियन एयरफोर्स में अभी सभी फाइटर जेट 4th जनरेशन और 4.5 जनरेशन के स्टैंडर्ड की है और Su-57 के शामिल होने के बाद ये रशिया का पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है। लेकिन रोस्टेक कॉर्पोरेशन का कहना है कि असल में Su-57 रशिया की फ्यूचर फाइटर जेट के लिए एक टेस्ट बेड है और इसको बेस करके फ्यूचर में कई फाइटर जेट को डेवलप किया जाएगा। अभी MiG-41 की बात करें तो इसकी टेस्ट फ्लाइट को रशिया की तरफ से 2030 से पहले करने का फैसला किया गया है और ये एक हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट होने वाला है जिसे स्पेस वॉरफेयर के लिए रशिया इस्तेमाल करने वाला है। इस सीरीज के जो पहले फाइटर जेट थे यानी कि MiG-25 या MiG-31, इन सभी को स्पीड को बेस करके डेवलप किया गया था और कोल्ड वॉर के दौरान इनको इनकी स्पीड और हायर सर्विस सेलिंग की वजह से कोई फाइटर जेट छू नहीं पाता था और MiG-41 अभी इसी सीरीज का नेक्स्ट लेवल का फाइटर जेट बनने वाला है। बाकी वर्तमान रशिया जिस फाइटर जेट को डेवलप करने का विचार कर रहा है इसके बारे में कोई ज्यादा डिटेल पब्लिक नहीं किया गया है और इसका नाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ है और अभी सिर्फ इसको डेवलप करने के लिए इनिशियल डिस्कशन किया जा रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट HAL की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेके है। अब सबको ये बात याद होगा, पिछले महीने HAL की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की 2 प्रोटोटाइप को लद्दाख में भेजा गया था और यहाँ पर इनको इनिशियली दौलत बेग ओल्डी में डिप्लॉय किया गया था। अब यहाँ पर इनको डिप्लॉय करने का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि इनको हिमालयन रीजन में यानी कि हाई अल्टीट्यूड एरिया में टेस्ट करना था और पिछले 10 दिनों से इनको लगातार दौलत बेग ओल्डी से ऑपरेट किया जा रहा था और इनकी हॉट और हाई अल्टीट्यूड टेस्ट को कंडक्ट किया जा रहा था। सबसे पहले तो इनको लेह से टेक ऑफ कराया गया था जो कि सी लेवल से लगभग 3300 मीटर की ऊंचाई पे मौजूद है और यहाँ पर सभी इनिशियल ट्रायल को पूरा करने के बाद इसको दौलत बेग ओल्डी में शिफ्ट किया गया था। ये हेलीकॉप्टर फ्यूचर में हमारी सिंगल इंजन चीता या चेतक हेलीकॉप्टर्स को भी रिप्लेस करने वाले हैं जिनको अभी मेनली सियाचिन में ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का हाई एल्टीट्यूड में परफॉर्म करना काफी जरूरी था और अच्छी बात यह कि इस टेस्ट के दौरान ये सियाचिन तक भी जा चुका है और खाली नहीं बल्कि सियाचिन तक पेलोड के साथ इसको टेस्ट किया गया है। अब शायद दिसंबर में या फिर जनवरी में इसकी एक और ट्रायल को किया जाएगा जो कि इसकी कोल्ड वेदर ट्रायल हो सकती है। अगला अपडेट पांगोंग लेक को लेके है। वैसे आप सब जानते ही होंगे कि पांगोंग लेक के पास दोनों ही तरफ से अभी भारत और चाइना की तरफ से फेसअप चल रहा है। ऐसे में पांगोंग की नॉर्थ साइड में चाइना की पोजीशन काफी बेहतर है जबकि साउथ साइड में हमारी पोजीशन काफी बेहतर है, लेकिन अभी हम इसके बारे में बातचीत नहीं करने वाले हैं। एक दिन पहले ही मैंने आप सभी को बताया था कि चाइना की तरफ से अभी पांगोंग लेक को टूरिस्ट के लिए ओपन करने की बात की गई थी। अब जैसे ये खबर सामने आई थी इसके बाद ही चाइना की ग्लोबल टाइम की तरफ से एक वीडियो ट्वीट किया गया था जिसमें यह दिखाया गया था कि कुछ लोग पांगोंग लेक में घूम रहे थे जो कि शायद टूरिस्ट थे।
अब इसी बात को लेके कांग्रेस की तरफ से सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि क्या भारतीयों को भी पांगोंग लेक को जाने के लिए चाइना से वीजा लेने की जरूरत पड़ने वाली है। और एक नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ से कई लीडर थे जो कि ऐसे ट्वीट कर रहे हैं जिसमें उन्होंने बीजेपी को अटैक किया था। अब उनके ट्वीट के बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो पॉलिटिकल नजरिया हो जाएगा जिसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनने वाला है। लेकिन इससे क्या हुआ कि जब लीडर्स ऐसे ट्वीट करने लगे तो लोगों के मन में भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में अभी पांगोंग लेक जाने के लिए भारतीयों को चाइना से वीजा लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो बात कुछ ऐसी है कि पांगोंग लेक की बात करें तो इसका ज्यादातर हिस्सा चाइना के साइड में पड़ता है और अभी हमारे बीच जो मतभेद चल रहे हैं वो फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच है। चाइना का क्लेम है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 4 में है जबकि हमारा क्लेम है कि नहीं, ये फिंगर 8 में है। पांगोंग लेक का यही इलाका डिस्प्यूटेड है। इसके बावजूद भी चाइना के साइड में पांगोंग लेक का काफी बड़ा हिस्सा है और वो जो लोग वहाँ पे घूम रहे थे वो शायद उसी साइड में कहीं पे घूम रहे थे जो कि चाइना के काफी अंदर है। और वो वीडियो कब शूट किया गया था इसका भी अभी तक पता नहीं चला है। हम चाहे तो हम हमारे साइड में घूमने जा सकते हैं जिसके लिए हमें चाइना से कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाइनीज साइड के पांगोंग लेक को घूमने जाना चाहेंगे तो उसके लिए आपको वीजा लेने की जरूरत पड़ने वाली है। ये सब ग्लोबल टाइम की साजिश है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया रखा है। अभी भारत के साथ वो लोग साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भारत के लोग मानसिक रूप में थोड़े दबाव में आ जाए और सरकार के ऊपर अंदरूनी दबाव पड़ने लगे। और ये बात 100% सही है कि किसी भी देश के लिए बाहरी खतरों से ज्यादा अंदरूनी खतरे ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगला अपडेट भी चाइना की तरफ से है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की पीएलए यानी कि परमानेंट लूजर आर्मी या यूं कहें कि प्रसिद्ध लंपट आर्मी जिसकी कैंप से मियां दीदी की किताब मिली थी, तो ये लोग अभी सिर्फ लद्दाख में नहीं बल्कि पूरी की पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटेलिजेंस सोर्सेस के मुताबिक पिछले 2 महीनों के अंदर चाइनीज आर्मी की तरफ से लद्दाख के अलावा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में भी घुसपैठ किया गया था। और इंटेलिजेंस सोर्सेस का यह भी कहना है कि इसके पीछे चाइना का कोई ना कोई साजिश जरूर है क्योंकि चाइना की तरफ से इन एरियाज में अभी अलग अलग तरह के पैटर्न का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर वो लोग अंदर आते हैं और तुरंत ही वापस चले जाते हैं। सबसे पहला वाला घुसपैठ जुलाई में किया गया था जब चाइनीज आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश की अंजौर डिस्ट्रिक्ट में 26 किलोमीटर तक अंदर चले आए थे और 3 से 4 दिन इंडियन साइड में रुकने के बाद वापस चले गए थे। इसके बाद दूसरा घुसपैठ अरुणाचल प्रदेश की हदिगरा पास के करीब हुआ था जहां पर पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से लगभग 40 किलोमीटर तक अंदर आने की कोशिश की गई थी, लेकिन जैसे ही फैसला हुआ तो लोग वापस चले गए थे। तीसरा घुसपैठ अगस्त की शुरुआत में सिक्किम की जलीपला के एरिया में हुआ था जहां पर पीपल लिबरेशन आर्मी के जवान हायर ग्राउंड पे मौजूद थे और वो लोग इंडियन आर्मी के ऊपर पत्थर फेंकना शुरू किए थे। फिर दोनों ही तरफ से कमांडर लेवल में मीटिंग होने के बाद वो वापस चले गए थे। और फोर्थ फैसव अगस्त के बीच में उत्तराखंड की तंजुनला एरिया में हुआ था। और हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेस का कहना है कि ये जो शॉर्ट फेसअप हो रहे हैं इसमें भले ही चाइनीज आर्मी आती है और इंडियन आर्मी के आमने सामने होते वो लोग चले जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ जरूर है क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर ये डिस्प्यूटेड रीजन नहीं है और यहाँ पर पहले कभी फेसअप नहीं हुआ था। अभी कल जब भारत और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के बीच आपस में बातचीत होने वाली है तो उम्मीद है कि इस बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चल रही तनाव को कम करने के लिए कोई प्रॉपर सोल्यूशन को निकाला जाएगा क्योंकि अभी हमारे पास नेगोशिएट करने के लिए बेहतर पोजीशन मौजूद है। लेकिन अगर इस बार भी कोई नतीजा सामने नहीं आता है तो फ्यूचर में तनाव को और बढ़ने से रोका नहीं जा सकता है। और वैसे भी अभी जब दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक लेवल में बातचीत चल रही है और तनाव को कम करने की कोशिश किया जा रहा है तब भी चाइना की तरफ से फिंगर एरिया में लगभग 3 एडिशनल बैटलियंस को तैनात किया गया है, यानी कि भारत के साथ बातचीत करते वक्त वो अपनी ट्रूप्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि सीधे तौर पर खतरे का संकेत दे रहा है। एक और अपडेट भी अभी भारत और चाइना को लेकर है और अभी ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब भारत और चाइना के बीच तनाव को कम करने के लिए चल रही बातचीत के दौरान आपस में हेटेड आर्गुमेंट को एक्सचेंज किया गया है और ये मीटिंग दोनों ही आर्मी की ब्रिगेडियर लेवल में किया जा रहा था। तो बात कुछ ऐसी थी कि चाइनीज आर्मी की तरफ से रिसेंटली मुखपरी पीक के करीब आने की कोशिश की गई थी जो कि अभी भारत के कंट्रोल में है। और इसी बात को लेके जब दोनों देशों की आर्मी के ब्रिगेडियर लेवल में हॉटलाइन पर बात हो रही थी तो दोनों ही तरफ से काफी हेटेड आर्गुमेंट एक्सचेंज किए गए थे। अगर आप मुझे ट्विटर में फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि एक दिन पहले ही एक इमेज को मैंने शेयर किया था जिसमें पीपल लिबरेशन आर्मी के कुछ जवान इंडियन आर्मी की पोजीशन के काफी करीब आ गए थे और वो लोग अपने साथ एक भाला टाइप की हथियार लेके आए थे जिसका नीचे वाला पार्ट शायद लकड़ी या फिर रॉड का बना हुआ था और उसके ऊपर के साइड में चाकू जैसा एक बड़ा सा आइटम लगा हुआ था। आमतौर पर ऐसे हथियार चाइनीज मूवी में मार्शल आर्ट को डिस्प्ले करते वक्त देखा जाता है। अब इसी बात को लेके जब भारत की तरफ से चाइना को ये सवाल किया गया कि वो ऐसे हथियार लेके क्यों आए थे
तो चाइनीज ब्रिगेडियर ने यह बताया कि ये चाइना का मार्शल आर्ट का कल्चर है और चाइनीज सोल्जर जहां पर भी जाते हैं वो इस तरीके के हथियार को कैरी करते हैं। और ऊपर से उन्होंने भारत पर इल्जाम लगाने की कोशिश की कि भारत की तरफ से पहले वार्निंग शॉट को फायर किया गया था। इस बात को लेकर भारत की तरफ से सीधे तौर पर इनकार किया गया। और वैसे भी इंडियन आर्मी अभी भी हमारे बॉर्डर के अंदर ही है। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि चाइना की तरफ से भी एक मिलिटिया स्क्वाड को डिप्लॉय किया गया है, जिसमें लोकल फाइट क्लब के मेंबर होते हैं और मार्शल आर्टिस्ट होते हैं। ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, मेरे पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक ये यूनिट चाइना का वही मिलिटिया यूनिट था जो कि इंडियन आर्मी को यहाँ पे डराने के लिए आए थे। अब अगर चाइना ये कहेगा कि भाला कैरी करना उनका ट्रेडिशन है, जिस वजह से पीपल लिबरेशन आर्मी उनको कैरी कर रहे थे, तो हमारे पास भी एंशिएंट हथियारों की कोई कमी नहीं है और हम भी हमारे जवानों को फारसा दे के बोल सकते हैं कि ये हमारा ट्रेडिशन है, जिस वजह से हमारे जवान इसको अपने साथ कैरी कर रहे हैं। वैसे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इसको भगवान परशुराम कैरी करते थे। तो मेरे हिसाब से आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं अभी किस हथियार के बारे में बात कर रहा हूँ। अगला अपडेट चाइना की 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को लेके है। मीडिया रिपोर्ट से पता लगा है कि चाइना अब यूनाइटेड स्टेट की F-35 की बराबरी करने के लिए एक शिपबॉर्न 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने में लगा हुआ है। और अभी सोशल मीडिया में वायरल हो रहे कुछ इमेजेस से पता लगा है कि दरअसल ये चाइना का कोई नया एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि उसकी पुरानी FC-31 का एक हेवीली मॉडिफाइड वेरिएंट है। और अभी इसके डिजाइन में काफी सारे चेंजेस किए गए हैं और इसकी कॉकपिट को लगभग J-20 के साथ सिमिलर कर दिया गया है। इसकी नोज सेक्शन को भी थोड़ा मॉडिफाई किया गया और यहाँ से एयर स्पीड मेजरिंग इक्विपमेंट को हटाकर इसकी जगह में AESA रडार को रिप्लेस किया गया है। इसकी विंड रेजिस्टेंस भी अभी पहले के मुकाबले काफी बेहतर बन चुकी है। FC-31 की पहली टेस्ट फ्लाइट को चाइना की तरफ से 2012 में किया गया था और इसे चाइना यूनाइटेड स्टेट की F-35 को टक्कर देने के लिए बना रहा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे और इसके लिए चाइनीज एयरफोर्स की तरफ से भी ऑर्डर नहीं दिया गया था, जिस वजह से AVIC की तरफ से इसको एक नेवल फाइटर के तौर पर डेवलप करने का फैसला किया गया, जो कि चाइना की फ्यूचर कैरियर से ऑपरेट कर सके और उसकी J-15 फ्लीट को रिप्लेस कर सके। स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो चाइना इसको US की F-35 की स्टैंडर्ड का फाइटर बताता है, जिसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 25 टन के आसपास है और इसका रेंज 1200 किलोमीटर तक है। लेकिन हेड टू हेड कंपेयर करें तो F-35 का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट लगभग 27 से 32 टन तक हो सकती है और रेंज 2200 किलोमीटर के आसपास हो सकती है, जो कि FC-31 के मुकाबले काफी बेहतर है। सिर्फ स्पीड के मामले में थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन अगर टेक्निकल डिटेल्स में जाएंगे तो ये F-35 को कभी भी मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी भी इसमें WS-13 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 1970s के दौर के सोवियत इंजन की कॉपी है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।